नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ्स की टीचिंग मेथड्स। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था गणित शिक्षण के उद्देश्य। इसमें हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा था, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिवृत्ति और अभिरुचि। और जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है दोस्तों, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ा था ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जो मूल्यांकन है ये सर्वोच्च स्तर है उद्देश्यों का, और जो ज्ञान है वो सबसे निम्न स्तर था ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार। दोस्तों, जो सारणी बनाना है वो फिजिकल एक्टिविटी है। ये किस में आता है? कौशल में। बाकी ऑप्शन कौन कौन से हैं? अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। तो ये नहीं है दोस्तों, ये तीनों ही ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं, जबकि इसका राइट आंसर होगा कौशल, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार कौशलात्मक उद्देश्य में आता है। कौशल गणित शिक्षण में कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रकार नहीं है? संज्ञानात्मक में अपन ने अभी पढ़ा, ज्ञान है, अवबोध है, कौशल नहीं है और अनुप्रयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल। यदि एक बालक क्रमचय संचय की तुलना करने में समर्थ हो जाता है तो अध्यापक अपने इस प्राप्त उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो अपने किस प्राप्त उद्देश्य की पूर्ति करता है? दोस्तों, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझना कि जो तुलना है ये दो में आता है। एक तो अवबोध में आता है और एक आता है विश्लेषण में। यदि दोस्तों अपन दो वस्तुओं की समानताएं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? समानताएं। यदि अपन दो वस्तुओं की समानताएं बता रहे हैं कि इन दो वस्तुओं की तुलना करो, यानी इनमें क्या क्या समानता है वो बताओ, तो वो किस में आएगा? अवबोध में। यदि हम उनकी क्या दोस्तों अंतर कर रहे हैं या उनमें अंतर बताओ या इनको विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों ये किस में जाएगा? विश्लेषण में। यदि अपन उनके पक्ष की बात कर रहे हैं तो अवबोध में जाएगा, और यदि अपन उनके विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विश्लेषण में जाएगा। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने अवबोध माना था, तो अपन भी यही मानेंगे। लेकिन ये तुलना के अंतर्गत यदि अपन उनकी समानताओं की बात करें, यदि दो वस्तुएं ले ली और उनमें समानताएं बात करें कि इनमें क्या क्या समानताएं हैं, तो वो अवबोध है। जबकि उनमें अंतर पूछ रहे हैं तो वो विश्लेषण में आ जाता है। अपन को अगर डायरेक्ट पूछे कि तुलना किसमें है, तो दोस्तों तुलना अपन को अवबोध में बताना है, क्योंकि जो आरपीएससी ने इसका पहले आंसर मान रखा है वो अवबोध मान रखा है। एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना करता है। दोस्तों, किसी की रचना करना या कोई वस्तु का निर्माण करना, ये किस में आता है दोस्तों? ये कौशल में आता है। यदि अपन किसी को माप दे दिया या कोई फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये किस में आता है? कौशल में। आग्रहण में नहीं आएगा, प्रत्यक्षण में नहीं आएगा और मूल्यांकन में नहीं आएगा। ये किस में आएगा? कौशल में। शिक्षक निर्मित असुरचित उपकरणों में से किसका विकास होता? असुरचित का मतलब दोस्तों शिक्षक द्वारा स्वयं निर्मित। यदि कोई शिक्षक जो उपकरण है या शिक्षण सामग्री है वो स्वयं बनाता है, तो बालक उसे देख के अधिगम करेंगे, यानी वो भी उस सामग्री का स्वयं निर्माण कर सकेंगे और उसका उपयोग ले सकेंगे। तो ये किस में आता है? कौशल में। विद्यार्थी समांतर श्रेणी का उदाहरण दे सकेगा। दोस्तों, क्या गया उदाहरण? तो उदाहरण, व्याख्या, समझना, ये किस में आते हैं? ये आते हैं अवबोध में। ये सभी किस में आते हैं दोस्तों? अवबोध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवबोध। एक अध्यापक शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक यानी क्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी एक अध्यापक है वो सभी शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए अधिगम करता है। तो मतलब यानी इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो विद्यार्थियों को अधिगम कराता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कक्षा कक्ष में उद्देश्यों के व्यवहारगत पदों में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, व्यवहारगत पदों में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अपन ऑप्शन देखते हैं, प्रत्यक्ष, पहचान, अवबोध और गणना। दोस्तों,
प्रत्यास्मरण, पहचान, परिभाषा या परिभाषित करना, गणना करना, ये सभी किस में आते हैं? सूची बनाना, ये किस में आते हैं दोस्तों? ज्ञान में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, प्रत्यास्मरण है, पहचान है, गणना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवबोध। अवबोध क्या है दोस्तों? व्यवहारगत पदों में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार गणित शिक्षण का सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है दोस्तों गणित शिक्षण का सामान्य उद्देश्य। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अपन को सामान्य उद्देश्य के बारे में जानना है। छात्र रेखीय और द्विघात फलनों में अंतर कर सकेंगे? नहीं दोस्तों, अंतर करना विशिष्ट उद्देश्य। छात्र वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू होने वाले तार्किक कौशल को विकसित कर सकेंगे। अपन पहले अगले ऑप्शन देख लेते हैं। छात्र सही सूत्र का उपयोग करके वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। सूत्र का उपयोग करके क्षेत्रफल निकालना, ये किसमें? सामान्य उद्देश्य में नहीं आता है, ये ज्ञानोपयोग में आता है। छात्र या कौशल में आता है। छात्र ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ये भी नहीं है दोस्तों, तो ये आएगा छात्र वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू होने वाले तार्किक तर्क के कौशल विकसित करेंगे। इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन वो ही देखने हैं कि सबसे ज्यादा सही कौन सा है या सबसे ज्यादा गलत कौन सा है और प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें उत्तर देना होता है पेडोलॉजी में। गणित शिक्षण का सामान्य उद्देश्य जो ब्लूम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग स्तर के साथ संरेखित करें। गणित तर्कों का मूल्यांकन करें? नहीं। गणित तर्कों को याद रखें? नहीं। ये मूल्यांकन में आता है। याद रखना किस में आता है? ये ज्ञान में आता है। समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करें, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है गणित अवधारणाओं को, अवधारणाएं किस में आते हैं? अवबोध में। याद करना आता है ज्ञान में, और मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन में ही आता है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य नए सूत्रों को समझना? नहीं। गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना? नई धारणाओं को स्पष्ट करना? नहीं। ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना? नहीं। ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष का सही क्रम क्या है? क्रियात्मक पक्ष की बात हो रही है दोस्तों, किसकी हो रही है? क्रियात्मक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष में क्या आता है? उद्दीपन और आदत निर्माण। यही पहले और आखिरी पद है, तो आग्रहण ये नहीं आएगा। उद्दीपन ये है, उद्दीपन है, आग्रहण नहीं है, तो पहला और लास्ट का ऑप्शन कट हो गया। उद्दीपन कार्य करना, फिर अपन क्या करेंगे? नियंत्रण करना। जब नियंत्रण करना सीख जाएंगे उसके बाद क्या होगा? अपने अंदर समायोजन। समायोजन से क्या होगा? अपना स्वभाव में आ जाएगा, और स्वभाव से क्या? अपनी आदत का निर्माण हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, ये विशिष्ट और स्पष्ट होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये व्यवहारगत प्रतिफल के पदों में होते हैं, ये भी राइट आंसर है। ये प्राप्य होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये किसी टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? किसी टॉपिक या चैप्टर से रिलेटेड होते हैं और इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ये सामान्यकृत रूप में होते हैं? नहीं दोस्तों, ये विशिष्टकृत रूप में होते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है। अवधारणाओं और सिद्धांतों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। पहला ऑप्शन है नई परिस्थितियों में उपयोग करना, यह बिल्कुल दर्शाता है। किसी विधि या प्रक्रिया का सही उपयोग करना, दिए गए आंकड़ों की सहायता से ग्राफ चार्ट का विकास करना, दी गई विषय वस्तु से एकत्रित मान्यताओं को पहचानना। नहीं दोस्तों, पहचानना किस में आता है? ज्ञान में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। किसी चार्ट या ग्राफ का विकास करना, आंकड़ों की सहायता से किसी विधि का सही उपयोग करना या नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना, ये अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम द्वारा प्रदर्शित शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उपक्षेत्र माना गया? तो दोस्तों सर्वोच्च कौन सा है? मूल्यांकन। और सबसे नीचे कौन सा है? ज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में एक प्रश्न बनाया कि sin a प्लस बी का मान है sin a sin b sin a cos b sin a sin b प्लस cos a cos b sin a cos b प्लस cos a sin b निम्नलिखित में से किस तरह के अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर आधारित है? दोस्तों इसको देखने के बाद क्या लग रहा है कि ये मतलब सूत्र का कह रहा है कि कौन सा सूत्र है, यानी पहचानने के लिए बोल रहा है। एक तरह से क्या बोल रहा है? ये पहचानने के लिए बोल रहा है। तो पहचानना किस में आता है? पहचान आता है ज्ञान में।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवबोधात्मक स्तर के अनुदेशात्मक, ये क्या है दोस्तों, अनुदेशात्मक परिणामों को व्यक्त करता है। ये क्या बात, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, परिणाम की। तो परिणामों की पुष्टि कर दें, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि परिणामों के ही बारे में पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि परिणाम को अभिव्यक्त करता है अवबोधात्मक स्तर में, तो ये क्या करेगा, परिणामों की पुष्टि या प्रतिपुष्टि करेगा। अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निर्धारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों का स्तर बिल्कुल है, विद्यार्थियों का मनोविज्ञान ये भी है, विद्यार्थियों का की कक्षा का आकार और शिक्षण अधिगम स्थितियां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विद्या कक्षा कक्ष का स्तर। क्या है दोस्तों, कक्षा कक्ष का स्तर, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, जबकि शिक्षण अधिगम स्थितियां इनका बिल्कुल ध्यान में रखने की आवश्यकता है, मनोविज्ञान को भी रखने की है और विद्यार्थियों के स्तर को भी रखने की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहली बात तो दोस्तों प्राथमिक स्तर, और दूसरा है उद्देश्य नहीं है, मतलब ये प्रश्न को पढ़ना है पूरी सही तरीके से कि क्या पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर और दूसरा है उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है गणित में रुचि विकसित करना ताकि वे तीक्ष्ण प्रयासों से इसे पढ़ने के लिए तैयार हो सके, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता विकसित करना, मतलब दोस्तों व्यवसाय आ गया, तो व्यवसाय प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो सकता है। अपन पहले आगे के ऑप्शन देखते हैं। गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने का मौका प्राप्त कर सके, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करना सीख सके, ये भी सही है दोस्तों। अपन को पेडोलॉजी में या तो सबसे सही चुनना है या सबसे सही गलत या सबसे गलत चुनना है, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन राइट भी हो सकते हैं, लेकिन अपन को उसमें से वही चुनना है जो सबसे ज्यादा सही है या सबसे ज्यादा गलत है। इस प्रश्न में क्या दोस्तों व्यवसाय उद्देश्य आ गया, मतलब व्यवसाय प्राथमिक स्तर के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नांकित में से कौन सा कार्य मनोगत्यात्मक यानी कार्यात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। लाभ की सूत्री उत्पन्न करना नहीं दोस्तों, चतुर्भुज की रचना करना ये किस में आता है, कौशल में, तो ये हो सकता है। त्रिकोणमितीय समीकरण को सिद्ध करना नहीं दोस्तों, बीजगणितीय व्यंजक का गुणनखंड करना ये भी नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा चतुर्भुज की रचना करना। दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा गणित शिक्षण की विधियां। धन्यवाद दोस्तों।